नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है क्वाड, मतलब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। पिछले कुछ वक्त से ना खासकर अमेरिकी मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि क्या क्वाड अब उतना प्रभावी नहीं रहा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्वाड इज डेड। तो ये सब क्यों हो रहा है? आज हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी सवाल की पड़ताल करता है। ये जानने की कोशिश है कि अमेरिकी मीडिया ऐसा क्यों कह रही है, और अगर अगर क्वाड सच में कमजोर हो रहा है तो भाई इसका भारत और चीन पर क्या असर हो सकता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को खोलते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि क्वाड असल में है क्या, इसकी ताकत पर, इसकी प्रभावशीलता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, और अगर ये वाकई कमजोर हो रहा है तो इसके मायने क्या है, खासकर भारत और चीन के लिहाज से। और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई क्वाड खत्म हो गया है? चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। क्वाड, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जी, इसमें 4 देश हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि विश्लेषण भी बताता है, इसका मुख्य उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन, उसको स्वतंत्र, खुला और स्थिर रखना। ये मूल रूप से एक रणनीतिक समूह है, एक मंच है जहां ये देश साझा हितों पर बात करते हैं। साझा हित जैसे समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, इस तरह के मुद्दे। ठीक है। तो उद्देश्य तो साफ है, एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक। लेकिन फिर ये सुगबुगाहट क्यों है कि क्वाड कमजोर पड़ गया है, या जैसे कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं, मर चुका है? विश्लेषण इसके पीछे कुछ वजह बताता है। चलो देखते हैं क्या है वो। पहली वजह बताई गई है समन्वय की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसा लगता है कि सदस्य देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं वो शायद हमेशा एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं बुनियादी चुनौती है। देखिए, ये चारों देश अलग अलग डेमोक्रेसी हैं, सबकी अपनी घरेलू मजबूरियां हैं, अपने राष्ट्रीय हित हैं, है ना? तो ऐसे में हर मुद्दे पर पूरी तरह से एकमत होना, जिसे हम स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कहते हैं, वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब कागज पर उद्देश्य भले ही कॉमन दिखें, लेकिन जमीनी हकीकत में प्राथमिकताओं का टकराव या अंतर आ जाता है। हाँ, मतलब नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आ जाता है, स्वाभाविक है। बिल्कुल, हर देश पहले अपने हितों को देखेगा। अच्छा, विश्लेषण एक और पॉइंट उठाता है, अमेरिका का बदलता हुआ फोकस, शिफ्टिंग यूएस फोकस। कहा जा रहा है कि अमेरिका का ध्यान आजकल यूरोप में नाटो और मिडिल ईस्ट के संकटों पर ज्यादा है। इसका क्वाड पर क्या असर तो पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अमेरिका एक तरह से क्वाड का इंजन रहा है ना? अब अगर अमेरिका, जो कि सबसे बड़ी ताकत है, वो अपना ध्यान, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी यूरोप या मिडल ईस्ट में ज्यादा लगा रहा है, तो सवाल उठता है कि फिर इंडो पैसिफिक और क्वाड जैसी पहल के लिए उसकी प्रतिबद्धता, उसका कमिटमेंट लेवल क्या है? देखिए, वैश्विक शक्ति होने के नाते अमेरिका को कई मोर्चों पर बैलेंस बनाना पड़ता है। प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं समय के साथ, और इस बदलाव का असर क्वाड की रफ्तार और दिशा दोनों पर पड़ सकता है। तो ये माना जा सकता है कि अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट में इंडो पैसिफिक अब शायद थोड़ा नीचे आ गया है, कम से कम अभी के लिए। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है चीन। विश्लेषण कहता है कि क्वाड मेंबर्स के बीच चीन को लेकर भी नजरिया एक जैसा नहीं है। कुछ देश जिनके चीन से गहरे आर्थिक रिश्ते हैं, वो शायद सीधे टकराव में नहीं जाना चाहते। ऐसा है क्या? बिल्कुल, और ये क्वाड की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक रही है शुरू से। देखिए, चीन इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। क्वाड के सभी सदस्य देश, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबके चीन के साथ गहरे व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं, बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इसलिए चीन के बढ़ते प्रभाव को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर चारों देशों में पूरी तरह से सहमति बनाना वो मुश्किल है। विश्लेषण यही बताता है कि कुछ सदस्य देश शायद चीन के प्रति ज्यादा सख्त रवैया अपनाने से हिचकते हैं, ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। हाँ, ताकि उनके आर्थिक हितों को नुकसान ना पहुंचे। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। ये तो है। चीन से दूरी भी रखनी है और व्यापार भी करना है। खैर, इसी समीकरण में एक नया प्लेयर भी है, AUKUS। ये अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया का नया सुरक्षा गठबंधन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने की बात है। विश्लेषण का तर्क है कि AUKUS के आने से क्वाड की अहमियत थोड़ी कम हुई है। क्या लगता है आपको? यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, ऑकूस एक विशुद्ध सैन्य तकनीकी समझौता है, बहुत फोकस्ड, जबकि क्वाड का दायरा वो ज्यादा व्यापक है। उसमें सुरक्षा के अलावा सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, वैक्सीन,
क्लाइमेट चेंज, ये सब मुद्दे भी शामिल हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, विश्लेषण ये तक दे रहा है कि ऑकस जो ज्यादा ठोस और मिलिट्री कैपेबिलिटी पर केंद्रित दिखता है, वो शायद क्वाड की जो सुरक्षा वाली भूमिका है उसको कुछ हद तक फीका कर रहा है। हाँ, खासकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनके लिए सुरक्षा के लिहाज से ऑकस शायद ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा हो। तो इससे यह धारणा बन सकती है कि इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मामले में क्वाड अब शायद मेन फोकस नहीं रहा। अच्छा, तो ऑकस के आने से ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा वाले मोर्चे पर क्वाड का काम शायद कोई और ज्यादा मजबूती से कर रहा है, कम से कम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये कुछ मुख्य कारण हो गए, कोऑर्डिनेशन की कमी, अमेरिका का ध्यान बंटना, चीन को लेकर क्लियर स्टैंड ना होना और फिर ये ऑकस का उभरना। इन्हीं वजहों से क्वाड की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। अब आते हैं इसके असर पर। अगर ये विश्लेषण सही है और क्वाड वाकई कमजोर हो रहा है, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए इसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं। देखिए, जैसा विश्लेषण में कहा गया है, भारत क्वाड को अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक अहम पिलर मानता रहा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से। अगर क्वाड एक ग्रुप के तौर पर कमजोर पड़ता है या इसकी कलेक्टिव विल, सामूहिक इच्छा शक्ति ढीली पड़ती है, तो भारत की इस क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उस पर असर पड़ सकता है। मतलब चीन को बैलेंस करने के लिए भारत को जिस डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट की उम्मीद क्वाड से थी, उसमें शायद कमी आ सकती है। और यहीं पर विश्लेषण स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी भारत को अपने दम पर ज्यादा मजबूती दिखानी होगी, किसी एक गुट पर निर्भर रहने के बजाय। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब है कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में और ज्यादा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा, सेल्फ रिलायंट होना होगा। उसे अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को और मजबूत करना होगा और दूसरे रीजनल और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ बायलैटरल या छोटे ग्रुप्स में सहयोग बढ़ाना पड़ सकता है। विश्लेषण इशारा करता है कि भारत को शायद एशियान देशों, यूरोपीय शक्तियों या फिर फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना पड़े, ताकि इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बना रहे। हाँ, ताकि पावर बैलेंस बना रहे और भारत के अपने हित सुरक्षित रहें। मतलब क्वाड पर निर्भरता कम करनी पड़ सकती है। ये तो हुई भारत की बात, काफी अहम है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, चीन। अगर क्वाड की धार कुंद होती है, तो चीन के लिए इसके क्या मायने हैं? विश्लेषण इस बारे में बहुत साफ है। उसका मानना है कि क्वाड की कमजोरी सीधे तौर पर चीन के लिए फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी। देखिए, क्वाड को अक्सर चीन के विस्तारवाद और उसकी मुखरता के खिलाफ एक लोकतांत्रिक जवाब के तौर पर देखा जाता रहा है। अगर ये मंच, ये प्लेटफॉर्म कमजोर पड़ता है, तो जाहिर है चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने, आर्थिक दबदबा कायम करने और अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए ज्यादा खुली जगह मिल जाएगी, मोर स्पेस टू मैन्यूवर। और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत चीन शक्ति संतुलन पर, नकारात्मक रूप से। क्वाड भारत को चीन के मुकाबले एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज न सही, पर एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म जरूर देता है। इसके कमजोर होने से यह बैलेंस चीन के पक्ष में झुक सकता है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है या फिर भारत पर चीन की तरफ से दबाव और बढ़ सकता है, चाहे वो सीमा पर हो या समुद्री क्षेत्र में। तो हमने समझा कि क्वाड क्या है, क्यों इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें समन्वय की कमी, अमेरिका का ध्यान बंटना, चीन को लेकर असमंजस और AUKUS का उभरना शामिल है। और भारत व चीन पर इसके क्या असर हो सकते हैं, ये भी देखा। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? क्या हम मान लें कि क्वाड अब बस नाम का रह गया है? नहीं, देखिए, विश्लेषण का जो निष्कर्ष है वो काफी नपातुला है, बैलेंस्ड है। वो ये नहीं कहता कि क्वाड औपचारिक रूप से खत्म हो गया है या होने वाला है। नहीं, ढांचा मौजूद है, बैठकें हो सकती हैं, बयान आ सकते हैं, ये सब चलता रहेगा शायद। लेकिन विश्लेषण जोर देकर कहता है कि सदस्य देशों के बीच जो राजनीतिक मतभेद हैं, जो बदलती प्राथमिकताएं हैं और जो एक तरह की रणनीतिक अनिश्चितता है, उसने क्वाड की प्रभावशीलता को, मतलब उसके असर डालने की क्षमता को निश्चित रूप से कमजोर कर दिया है। अच्छा, तो जोर प्रभावशीलता पर है, असर पर है, औपचारिक अंत पर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, इफेक्टिवनेस पे जोर है। तो ढांचा भले खड़ा हो, लेकिन अंदर की खिंचतान और ये अनिश्चितता, ये उसकी ताकत कम कर रही है। ये है असल मुद्दा। ये रणनीतिक अनिश्चितता वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, मतलब क्या है इसका? रणनीतिक अनिश्चितता का मतलब है कि शायद सदस्य देश खुद भी पूरी तरह साफ नहीं है कि क्वाड का भविष्य क्या है, या वो इसमें कितना और किस हद तक इन्वेस्ट करने को तैयार है।
खासकर जब उनके सामने दूसरी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हों। जैसे हमने बात की अमेरिका का फोकस बदलना, चीन पर अलग अलग राय होना, एयू केस का आना, ये सब मिलकर एक अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं। और जब अनिश्चितता होती है तो किसी भी समूह की मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति और क्षमता, विल और कैपेसिटी, दोनों पर असर पड़ता है। यही क्वाड के साथ होता दिख रहा है। कम से कम इस विश्लेषण के अनुसार तो यही लगता है। तो आज हमने इस विश्लेषण के जरिए क्वाड की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश की। ये 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक अहम रणनीतिक समूह है जिसका लक्ष्य इंडो पैसिफिक में स्थिरता लाना है। लेकिन हाल के विश्लेषण, खासकर अमेरिकी मीडिया में जो आ रहे हैं, वो इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। हमने देखा कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी, अमेरिका का ध्यान दूसरी तरफ होना, चीन को लेकर सदस्य देशों में एक मत न होना और AUKUS जैसे नए गठबंधनों का उभरना। और अगर क्वाड वाकई कमजोर पड़ता है तो इसके नतीजे भी देखे हमने। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर ज्यादा जोर देना पड़ सकता है, जबकि चीन को क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जिसका असर भारत चीन संतुलन पर भी पड़ेगा। निचोड़ यही कि ढांचा भले ही बना रहे पर असर कम हो रहा है। जी, और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है, सोचने के लिए। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, ग्लोबल इक्वेशंस बदल रहे हैं, देशों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, ऐसे में क्वाड जैसे जो मल्टीलैटरल सिक्योरिटी फोरम है, बहुपक्षीय सुरक्षा मंच, उनका भविष्य क्या है? क्या हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के, कॉपरेशन के नए मॉडल उभरते देखेंगे? कोई नया तरीका? या फिर क्वाड जैसी जो मौजूदा संरचनाएं वही खुद को इन नई हकीकतों के हिसाब से ढाल पाएंगी, खुद को बदल पाएंगी और अपनी रेलेवेंस बनाए रखेंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए एक अहम बिंदु देता है।